हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की क्लास नंबर 12 पर हैं और लेक्चर नंबर 12 पर हम सेक्शन नंबर 3 के तीसरे इंपॉर्टेंट एसेंशियल को समझने वाले हैं, जो कि बात करता है एक कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी पार्टी को बनाना है तो ऐसे केसेस में उसे जो है सबसे पहले कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। वो टॉपिक हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। दूसरा आपको बताया गया कि दूसरा आपका क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, वो भी हम कवर कर चुके हैं। और आज हम आ गए हैं अपने तीसरे एसेंशियल कंडीशन पर, दैट इज फ्री कंसिडरेशन, मतलब फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट की जब भी हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो सेक्शन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये दोनों ही सेक्शन हमारे फ्री कंसेंट से डील करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेक्शन नंबर 13 को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन पार्टीज फ्री कंसेंट दे सकती हैं और फ्री कंसेंट होता क्या है। ठीक है। और सेक्शन नंबर 14 की अगर बात करोगे तो आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, जिसमें आपका कॉर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनडू इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें आती हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को हटा करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं तो वो एग्रीमेंट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये दोनों ही कंडीशन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सेक्शन नंबर 10 की थर्ड कंडीशन है, जिसको आप फ्री कंसेंट बोलते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता दीजिए बोर्ड क्लियर है और आवाज क्लियर है तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम जो है डील करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डील करने से पहले यहां पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो चीजें क्या है, अब तक हम जो है ये पढ़ चुके हैं कि सेक्शन नंबर 10 हमें बताता है कि एग्रीमेंट कोई भी एग्रीमेंट कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एग्रीमेंट कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा, ये चीज हमको बताई गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसमें क्या थी बेटा, पहली कंडीशन थी कि पार्टी जो है क्या होनी चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हम पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटेंट पार्टीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा हमने यहां पर देखा था कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब हमारी लॉफुल कंसीडरेशन होगी। ठीक है, लॉफुल कंसीडरेशन प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं तीसरे एसेंशियल कंडीशन पर, दैट इज फ्री कंसेंट। अब यहां पर हमें इन दोनों ही वर्ड को डिटेल में समझ, अब यहां पर दोनों ही वर्ड को हमें जो है क्या करना है, डिटेल में समझना है। सबसे पहले यहां पर क्या किया गया, यहां पर आपको बोला गया कि ये हमने डिटेल में कर लिया, ये कर लिया। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहां पर बोल रहा है कि अगर कोई भी दो पार्टीज, ठीक है, दो पार्टीज, तो एग्रीमेंट में एंटर होने की पहली कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी अ टू पार्टीज, टू और मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू पार्टीज, ये दो या फिर दो से अधिक पार्टीज हो सकती हैं। मान लीजिए अगर एक ऐसा केस है जहां पर एक सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी है और सिंगल पार्टी अपनी फ्री कंसेंट दे रही है। ठीक है, फ्री कंसेंट दे रही है और वो जो है क्या है, जो है कॉम्पिटेंट भी है, वो पार्टी सिंगल पार्टी कॉम्पिटेंट भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ दे रही है, लॉफुल कंसीडरेशन के साथ दे रही है, और ये तीसरा एसेंशियल जो है फ्री कंसेंट ये भी दे रही है। तो क्या ये वाली सिंगल पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? देखो यहां पर अब हम बात करेंगे कि अगर ये जो सिंगल पर्सन है ये यहां पर कंसेंट दे रहा है और सेक्शन 10 के एसेंशियल्स को फुलफिल करके दे रहा है, तो ये यहां पर अपनी फ्री कंसेंट नहीं एसेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? एसेंट दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि एक एग्रीमेंट को जब हम पढ़ रहे थे, हमने डेफिनेशन क्लॉजेस जब किए थे कि एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए दो या दो से अधिक पार्टी होनी चाहिए, और वो दो या दो से अधिक पार्टी जो है कॉम्पिटेंट पार्टी हो। कॉम्पिटेंट होने के बाद में वो जो है पार्टी कैसी है, वो पार्टीज आपकी लॉफुल कंसीडरेशन या फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हो, ये भी आपको बता दिया था। और अब यहां पर थर्ड पॉइंट बच रहा है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट को अगर आप डिटेल में समझो तो फ्री कंसेंट है क्या, यहां पर कह रहा है कि एग्रीमेंट को दो या फिर दो से अधिक पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं तो यहां पर एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। अब दो अलग अलग वर्ड दिख रहे हैं, एक तो फ्री दिख रहा है, एक कंसेंट दिख रहा है। तो कंसेंट को सेक्शन नंबर 13 में पढ़ेंगे और ये कंसेंट कब फ्री कहलाएगी इसको सेक्शन नंबर 14 में।
क्लियर है? फ्री का मतलब तरीके का कोई भी, जो सेक्शन 14 में 5 कंडीशंस बताई गई हैं, इन 5 कंडीशंस को हटा करके, इन 5 कंडीशनों को छोड़ दो, बाकी किसी तरीके से आप किसी भी एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हो अपनी विल से, तो वो माना जाएगा कि वो आपकी फ्री कंसेंट। क्लियर है? क्लियर है? नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर, जल्दी से आ जाइए फटाफट से सेक्शन नंबर 13 पर। अब सेक्शन नंबर 13 को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर आपसे बोल रहा है सिर्फ कंसेंट वर्ड को डिफाइन किया गया, फ्री कंसेंट की बात नहीं की गई। फ्री कंसेंट को 14 में डिफाइन किया गया। कहां पर? इसी वजह से मैं कह रहा हूं ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन जो 13 है ये पूछ लिया जाता है कि फ्री कंसेंट कहां पर डिफाइन है। ठीक है, ये प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है थोड़े, ये कंसेंट के बारे में बात कर रहा है, ये फ्री कंसेंट के बारे में बात कर रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या कह रहा है, देखिए 2 और मोर पर्सन। अब सबसे पहली बात क्या लिखी गई, पहला यहाँ पर क्या निकल कर आया सेक्शन 13 का, सेक्शन 13 की पहली कंडीशन निकल कर आई कि 2 और मोर पर्सन। कंसेंट की जब भी हम बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक पार्टियों की बात करेंगे, सिंगल पार्टी की बात नहीं हो रही है। तो यहीं से निकल कर आता है कि कंसेंट देने के लिए 2 या फिर मोर देन 2, मोर देन पार्टीज होनी, तो या फिर 2 से अधिक पार्टी होनी चाहिए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इसको अंडरलाइन कर लेना यहीं पर। आगे क्या बोल रहा है, आर सेड टू बी कंसेंट when they agreed upon the same thing in the same sense। और ये जो है क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती है, सेम थिंग इन दी सेम सेंस। ठीक है, सेम थिंग इन दी सेम सेंस। ठीक, तो यहां पर इसको क्या करिए, इसको भी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी एग्रीमेंट में एंटर हो चुकी हैं और उस एग्रीमेंट को सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल करके कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बाइंडिंग करना चाहती हैं, तो अब सबसे पहले यहां पर आपको देखना होगा, क्लियरली बोला गया है कि 2 या फिर 2 से अधिक पार्टी एक दूसरे को कंसेंट दे रही हैं और वो जो है सेम थिंग इन दी सेम सेंस में, सेम थिंग इन दी सेम सेंस में आकर के जो है क्या कर रही हैं, एक ही विजन पर काम कर रही हैं, एक ही उनका मोटो है, एक ही उनका सब्जेक्ट है। तो ऐसे केसेस में हम ये बोलेंगे कि वो पार्टी जो है अपने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर चुकी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर चुके हैं। तो सेक्शन नंबर 13 को अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर सेक्शन नंबर 13 में क्या निकल कर आया, सेक्शन नंबर 13 आपसे क्या बोला, इसको एक बार लिख लीजिए। सेक्शन नंबर 13 कंसेंट की बात करता है, तो यहां पर सबसे पहले लिखिए कि 2 और मोर पार्टी। फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन क्या है, 2 और मोर पार्टी। ठीक है, कि अगर हम कंसेंट की बात करेंगे, सिर्फ मैं कंसेंट की बात कर रहा हूं, फ्री कंसेंट की बात कर रहा हूं, फ्री कंसेंट की नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, 2 और मोर पार्टीज जब एंटर कर रही हैं किसी एग्रीमेंट में और उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं सेक्शन 10 के रूल फुलफिल करके, तो उनको क्या करना होगा, सेम थिंग इन सेम सेंस। सेम थिंग इन सेम सेंस का मतलब क्या है, उनको यहां पर सेम थिंग इन सेम सेंस में एग्री करना होगा। एक का जो इंटेंशन है, एक ने जो प्रपोजल बनाकर भेजा है, दूसरा उसी को बिना ऑल्टरेशन के, बिना मॉडिफिकेशन के, बिना किसी चेंजेस के एज इट इज क्या कर रहा है, एज इट इज जो है एक्सेप्ट कर रहा है। और इन दोनों का ही मोटिव क्या है, इन दोनों का ही विजन क्या है कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ध्यान में रखते हुए वो अपने अल्टीमेट गोल पर पहुंचेंगे। और जब वो गोल अचीव कर लिया जाएगा तो जिस पार्टी को जो है हमारे आर्टिकल्स मिलने हैं उस पार्टी को आर्टिकल मिल जाएंगे और जिस पार्टी को पेमेंट मिलनी है उस पार्टी को पेमेंट मिल जाएगी। और अगर आप इंग्लिश लॉ में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस मैगजीन पे काम करता है जिसका नाम है कंसाइंसेस एड कंसाइंसेस एड। ठीक, ये एक बहुत ही इंग्लिश लॉ का फेमस प्रिंसिपल है, जहां पर ये भी आपको देखने को मिलता है कि ये डॉक्ट्रिन आएगी और पूछ लेगा प्रीलिम्स में कौन से सेक्शन में ये डॉक्ट्रिन है, कौन से सेक्शन में ये डॉक्ट्रिन, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो सेक्शन नंबर 13 सेम थिंग इन दी सेम सेंस लिखा है, वहां पर कंसाइंसेस एट एडम का जो है क्या लिख लीजिए, इस बेसिक प्रिंसिपल को लिख लीजिए। ठीक है, और एक और इसको नेम से बोला जाता है, दैट इज मीटिंग ऑफ द माइंड।
मीटिंग ऑफ द माइंड, ठीक है, पार्टीज के मीटिंग ऑफ माइंड की भी बात करता है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम सेक्शन 13 को समझें तो सेक्शन 13 बस हमें इतनी सी ही बात बताने की कर रहा है कि दोनों पार्टियां अगर एक तरह से सोच रही हैं और एक ही उनका बेसिक ऑब्जेक्ट है, एक ही उनका बेसिक पर्पस है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में ये मान लीजिए कि एक मिस्टर अपूर्व शर्मा है, वो अपनी कार क्रेटा को मिस्टर किसको बेच दें आज? आज बताओ, आज रेखा जी का नाम नया दिख रहा है तो रेखा जी को बात करते हैं, ठीक है। वो अपनी क्रेटा कार को 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो वो एक प्रपोजल बना करके रेखा को बेचते हैं और रेखा इस प्रपोजल पर जो है एग्री करती है और इस प्रपोजल पर ये लिखकर भेजती है कि ये प्रपोजल मैं आपका एक्सेप्ट कर रही हूं, एक्सेप्ट कर रही हूं और मैं 100 रुपीज में आपकी कार को खरीदना चाहती हूं या खरीद लूंगी, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर बताइए, क्या दोनों पार्टियों का एक ही विजन है? अपूर्व शर्मा चाहते हैं कि उनको 100 रुपए मिल जाए, रेखा चाहती है कि ये 100 रुपए अपूर्व शर्मा को देके क्रेटा को ले ले। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, बेसिक पर्पस है, वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? जल्दी से बताओ। हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी को, हाँ सीपीसी की क्लास आज होगी, डोंट वरी, आज रात को सीपीसी क्लास होगी, आज सीआरपीसी की क्लास भी होगी, पीएनएसएस की क्लास भी होगी 6 से 7 वाली और 9 से 10 वाली सीपीसी क्लास भी होगी, ठीक है। तो अब इस इलस्ट्रेशन से क्या समझ में आया कि जो भी पार्टीज हैं वो एक ही तरह से क्या कर रही हैं, एक ही तरह से एक ही ऑब्जेक्ट के लिए लॉफुल कंसीडरेशन देकर, फ्री कंसेंट देकर के एंटर हो रही हैं। तो ऐसे सारे एग्रीमेंट हमारे जो है जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आई। तो अब हमने यहाँ पर क्या समझ लिया? कंसेंट समझ लिया कि कंसेंट क्या होगी, सेम थिंग इन द सेम सेंस, या फिर कंसेंसस एट इडम, या फिर मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ पार्टीज, ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज, ठीक है, एक ही जगह पर आकर जुड़ जाते हैं। तो ऐसी चीजों में हम उनको बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर बेटा क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि वो एक ही पर्पस को अचीव करने के लिए सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं हम फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर क्या देखना होता है, फ्री कंसेंट के लिए आपको सेक्शन नंबर 14 देखना होता है। अब ये जो फ्री कंसेंट का बेसिक प्रिंसिपल है, इस बेसिक प्रिंसिपल में आपको ये नहीं बताया गया कि पार्टीज की कंसेंट को आप कब फ्री मान, ये जो है हमारा नेगेटिव कॉनोटेशन का सेक्शन। नेगेटिव कॉनोटेशन का सेक्शन मतलब यहां पर आपको ये बताया गया है कि अगर आप इस तरीके का कोई भी काम नहीं करते हो, किस तरीके का काम की बात हो रही है, जो यहां पर आपकी लिखी हुई, अगर आप किसी भी एग्रीमेंट में इन 5 एलिमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे, तो हम ये मानेंगे कि वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, इस बात को यहां पर हमें समझना है, ठीक है, क्यों नहीं बन सकता इस बात को यहां पर हमें समझना है। तो सबसे पहले फ्री कंसेंट की जो बात है कि अगर यहां पर ये जो 5 बातें लिखी हुई हैं, इन 5 बातों को अगर आप जो है यूज कर रहे हो, इन 5 बातों का यूज हो रहा है, तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये बात आपको यहां पर बता दी गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इन 5 बातों को छोड़कर नेगेटिव कॉनोटेशन का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कॉनोटेशन का सेक्शन या फिर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें सिंपल भाषा में ये समझना है कि एक बात बताने की कोशिश की गई है, उस बात को ध्यान से समझिएगा। वो क्या है कि अगर आप इन 5 बातों को छोड़ के किसी अदर तरीके से किसी भी एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हो और उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, तो ये 5 एलिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे, तो हम ये मान लेंगे कि उन पार्टीज ने अपनी जो है क्या दी थी, फ्री कंसेंट, उन पार्टीज ने अपनी फ्री कंसेंट, ठीक है। और फिर हम कहेंगे, मान लीजिए कि एक एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होना है, ये एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होना है, तो इसका टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है कि इसमें जो है फ्री कंसेंट है या नहीं। तो फ्री कंसेंट का टेस्ट है, फ्री कंसेंट है या नहीं, इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट है कि हम इन 5 बातों को जो है 5 पॉइंट्स को चेक करें। अब ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन 5 पॉइंट्स को चेक करोगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट कौन से हैं वो आपको एक बार बेयर एक्ट में देखने हैं, तो फटाफट से आइए अपने सेक्शन नंबर 14 पर। सेक्शन नंबर 14 आपसे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कंसेंट डिफाइन,
फ्री कंसेंट डिफाइन कर रहा है लेकिन नेगेटिव कॉनोटेशन, बट ये कंसेंट इज सेट टू बी फ्री। एक कंसेंट को हम जो है कब फ्री मानेंगे, या फिर हम एक कंसेंट को कब फ्री कंसेंट बोलेंगे, ठीक है, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ये यहां से है नेगेटिव कॉनोटेशन, यहां से नेगेटिव कॉनोटेशन निकलता है कि एक कंसेंट को हम जब फ्री मानेंगे जब वो कंसेंट हमारे इन सारे कारणों से नहीं ली गई। मतलब अगर आपका किसी भी कंसेंट को लेने में इन एलिमेंट्स का यूज हो रहा है, इन एलिमेंट्स का यूज हो रहा है, तो आप ये समझ के चलोगे कि वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, वहां पर आपकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं, वहां पर आपकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो कौन कौन से ग्राउंड में हम बोलेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं, कंसेंट नहीं? सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका लिखा गया है कि अगर आपकी कंसेंट कोर्जन से ली गई है, मतलब डराकर धमकाकर थ्रेट करके ली गई, तो ऐसे केसेस में आपको यहां पर क्लियर बोला गया कि ये सारी जो कंसेंट होंगी वो आपकी फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आई, वो आपकी फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आई। दूसरा, अनडू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 16। अब यहां पर क्या बोला, अनडू इन्फ्लुएंस की बात बोली है, ठीक है। तो अनडू अनडू इन्फ्लुएंस मतलब अनडू इन्फ्लुएंस अगर कोई कर रहा है जो कि सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, तब भी यह माना जाएगा कि उस पार्टी की कंसेंट को फ्री नहीं लिया, उस पार्टी की कंसेंट को फ्री में नहीं लिया गया है। फ्रॉड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 बात करता है कि अगर किसी भी पार्टी की कंसेंट लेने में कोई भी फ्रॉड धोखाधड़ी की गई है, तो ऐसे केसेस में वो भी कंसेंट आपकी फ्री नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज मिसरिप्रेजेंटेशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 18। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, था कुछ और बताया कुछ, ठीक है, था कुछ और बताया कुछ, और कुछ दिखा करके किसी दूसरी चीज को सेल कर देना, या फिर किसी भी अदर आर्टिकल को दिखा के किसी को झांसे में ले लेना, ठीक है। तो अगर मिसरिप्रेजेंटेशन की बात है सेक्शन नंबर 18 के अकॉर्डिंग, तब भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि हम ये नहीं मानेंगे कि उस व्यक्ति जिसकी कंसेंट ली गई है उसकी, क्लियर। उसके आगे आगे बोल रहा है मिस्टेक सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22। ठीक है, मिस्टेक की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी कि मिस्टेक के केसेस में दो केसेस हो, या तो वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा, या फिर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो। तो यहां मिस्टेक वाले पॉइंट को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, यहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और यही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का दोनों का ही मेन पैट क्वेश्चन होता है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों का ही मेन पैट क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, मिस्टेक वाले पॉइंट को हम डिटेल में एक सेपरेट क्लास में डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां पर 5 चीजें आपको बताई गई, और इन पांचों चीजों को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है और किसी पार्टी की, दोनों में से दो पार्टी है तो दो से या अधिक पार्टी है, तो उनमें से किसी भी पार्टीज की आपने जो है कोर्जन से, अंडू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से कंसेंट ली है, तो वो कंसेंट आपकी फ्री कंसेंट नहीं, वो कंसेंट आपकी फ्री कंसेंट नहीं कहलाती। और वो जो कंसेंट है, वो जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, इसका मतलब वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कभी भी रेडी, वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इसके जो लास्ट पैरा है, इसका लास्ट पैरा को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। बोल रहा है कंसेंट इज सेट टू बी कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता पाएगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से दोबारा पढ़ो। कंसेंट इज सेट टू बी so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion and to influence, misrepresentation, fraud और क्या है इसका मतलब? कोई सेकंड पैरा का मतलब बता पाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है।
बताइए क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई भी हमारा ऐसा ऐसा सेक्शन है जो कि इंडियन पीनल कोड में, ठीक है, इंडियन पीनल, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपकी, कोर्जन क्या होगा, फ्रॉड क्या होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मिस्टेक क्या होगी, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है इस सेक्शन का, कि मान लो इंडियन पीनल कोड जगह पर नहीं लागू, ठीक है, आईपीसी हमारा किसी भी जगह पर नहीं लागू होता, और अगर कोई भी पर्सन फिर भी फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, कॉर्जन करके, अंडू इन्फ्लुएंस करके, मिस्टेक करके किसी पार्टी की कंसेंट को ले रहा है और फिर उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केसेस में वो भी आपका जो है क्या होगा, वो भी आपका एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, चाहे आपका आईपीसी पर लागू होता हो या फिर नहीं। इट मींस यहां पर क्या किया गया, यहां पर इस सेक्शन के स्कोप को और ज्यादा वाइड कर दिया, मतलब इस सेक्शन के जो है, इस सेक्शन के जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको और ज्यादा वाइड कर दी। और ज्यादा वाइड करके क्या बोला गया कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहां पर हमारा इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल होगा, हमें इससे फर्क पड़ता है कि ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पार्टी ने कहीं भी बनाया है, हमारा आईपीसी नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ये मानेंगे कि अगर पार्टी ने कोई कोर्जन, अंडू, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली है, तो वो एग्रीमेंट कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ये बात आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में बताने की कोशिश। क्लियर हुआ इतना? क्लियर है इतना? और अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको इसका आंसर करना है, फटाफट से बताइएगा, और जो लोग इसको रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, अगर हमें सेक्शन नंबर 13 की, सेक्शन नंबर 13 में कोई भी पर्सन की कंसेंट, सेक्शन नंबर 13 में किसी भी पर्सन की कंसेंट, कंसेंट की बात की गई है, तो यहां पर आपको क्या बोला गया है कि अगर सेक्शन नंबर 13 नहीं है, मतलब सेक्शन नंबर 13 की एब्सेंस है, कंसेंट एब्सेंस है किसी एग्रीमेंट में, किसी भी एग्रीमेंट में, तो क्या ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो ऐसे लिख लो, एब्सेंस ऑफ सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी एग्रीमेंट turns into a contract और, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कंसेंट ही नहीं थी, मान लीजिए, अब सेक्शन 10 पर आइएगा, मैं बताता हूं क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा ऐसा कोई केस है जिसमें कंसेंट दी ही नहीं गई है, कंसेंट की कोई बात ही नहीं हो रही, तो वो एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, दीज आर दी वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर आओ सेक्शन नंबर 10 पर, क्या कहता है सेक्शन नंबर 10? स्टार्टिंग में मैं चिल्ला चिल्ला के जब बता रहा था तो अब तो ध्यान नहीं देना था, अब देखो यहां पर इसको पढ़ो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे मेड बाय दी फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। जितने भी एग्रीमेंट बनाए जाएंगे, अब यहां पर समझो कि मैंने क्यों आपको बताया, इसका बताने का एक बेसिक पर्पस है। बेसिक पर्पस क्या है कि ऑल एग्रीमेंट, भी एग्रीमेंट्स होंगे, जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे आर कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में कब बदलेंगे, वो जितने भी एग्रीमेंट हम बना रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कब चेंज होंगे, ठीक है, कब? इफ दे आर मेड बाय अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, इफ दे आर मेड बाय अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, जब वो पार्टी इसकी फ्री कंसेंट से बनेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कभी आपका जो है, वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, उससे पहले नहीं। अब यहां पर मैंने ये पूछा आपसे क्वेश्चन में कि सेक्शन 13 की किसी एग्रीमेंट में, सेक्शन 13 की किसी एग्रीमेंट में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? आज से होगी सीपीसी क्लास रात को 9 बजे, ठीक है, बताओ। नहीं बन सकता, क्योंकि दी फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि फ्री कंसेंट का एसेंशियल होना बहुत ज्यादा, और अगर फ्री कंसेंट का एसेंशियल है ही नहीं,
तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा आपका वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। और अगर यहां पर इस दूसरे क्वेश्चन को उठाया जाए, अगर मैं यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन पुट कर दूं, ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में जो भी बातें दी गई हैं, इन 5 बातों में से किसी भी एग्रीमेंट में एक चीज का इस्तेमाल किया गया है, मान लीजिए कोर्जन का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? ये अगर क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि अगर हमने सेक्शन नंबर 14(1)(a) के अकॉर्डिंग एक पर्सन को कोर्ज करके उसकी कंसेंट को लिया है, तो क्या वो फ्री कंसेंट कहलाएगी? क्या वो फ्री कंसेंट कहलाएगी? तो अब यहां पर सवाल ये बनता है कि इसके लिए आपको सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20 को डिटेल में पढ़ना है, को डिटेल में पढ़ना है, तब जाकर के आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है, इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज का हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट। फिर उसके बाद एक हमारा बचेगा, ठीक है, वो चौथा एसेंशियल क्या है, आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी। ये चौथा बचेगा अगर हम इस पार्ट को, पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सभी को समझ में आई? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से बताइए, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? यस और नो यार, बताओ तो सही जल्दी से। इसमें किसी को कोई डाउट है? सेक्शन नंबर 13 एंड 14 में कंसेंट, फ्री कंसेंट में किसी को कोई डाउट? हाँ, 14 में होगा, क्योंकि अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि कोर्जन क्या होगा, अनडू इन्फ्लुएंस क्या होगा, मिस्टेक क्या होगा, फ्रॉड क्या होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अभी इसके लिए सब्र करो थोड़ा सा, कल से मैं एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को आपको समझाऊं। ठीक है, अब सबसे पहले आज की क्लास में हम सेक्शन नंबर 15 को पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 15 बात करता है किसकी? कोर्जन की। किसकी बात कर रहा है बेटा? कोर्जन की बात कर रहा है। आओ जल्दी से सेक्शन नंबर 15 खोल लो अब। ठीक है, कोर्जन क्या होगा? तो यहां पर आपको बताया गया है, कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग, ठीक है, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग any property to the prejudice of any person whatever with intention of causing any person to enter into an, ये क्या है? ये हमारे कोर्जन की एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पर इसको फटाफट से आइए और अब इसको एक बार ध्यान से लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 तो बात करता है किसकी? हमारे कोर्जन की। ठीक है, कोर्जन का मतलब क्या है? कोर्जन का यहां पर अगर इंडियन प्रोस्पेक्टिव में देखोगे तो दो चीजें निकल के आएगी। ठीक है, सबसे पहले या तो कोई क्या कर रहा है, कमिटिंग या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट। बोल क्या रहा है यहां पे? बोल क्या रहा है यहां पर? क्या बोल रहा है यहां पर? ध्यान दीजिएगा, दो बातें बोली गई। ठीक, कोर्जन क्या होगा? कोर्जन या तो कोई आपके साथ कमिट कर रहा है, या तो आपके साथ कोई कमिट कर रहा है। दूसरी बात क्या बोली गई है? दूसरी बात बोली गई है कि या तो वो आपको थ्रेट कर रहा है कि वो आपके साथ कोई भी गलत काम कमिट करेगा। कौन से एक्ट? ठीक है, कौन से एक्ट? किस चीज को कमिट करने की और थ्रेट ऑफ कमिट करने की बात हो रही है? कौन से एक्ट की बात हो रही है यहां पर बताइए? तो यहां पर आप लिखिए इसको, यहां पर लिखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई भी पर्सन आईपीसी में डिफाइन किए गए क्राइम को, आईपीसी में डिफाइन किए गए क्राइम को करने की आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपको आपके अगेंस्ट में वो करना चाह रहा है, कर दिया है, या एक तो हो गया कि थ्रेटनिंग टू कमिट, कि धमकी देना, मैं तुझे गोली मार दूंगा, जल्दी से इस पेपर पर साइन कर दे और मेरे इस एग्रीमेंट के में तू कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ में आ जा। ठीक है,
या फिर उसने चक्कू निकाल के आपकी उंगली काट दी है और बोला है कि इस पर साइन करो, मेरे साथ एग्रीमेंट में आ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। तो अगर मेरी उंगली काट दी गई है या फिर मुझे मेरे यहां पर कनपट्टी पे यहां पर बोल के मेरे सर पे गन लगाकर बोला है कि गोली मार दूंगा, साइन कर दे इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये मेरी जो कंसेंट जा रही है वो क्या है, वो फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल। तो ऐसे केसेस में मेरी ये जो कंसेंट है वो आपके सेक्शन नंबर 15 में फॉल करेगी, वो आपके सेक्शन नंबर 15 में फॉल करेगी और इसमें बोला जाएगा कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं ली गई थी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है एनी अनलॉफुल डिटेंशन और इलीगल डिटेंशन। ठीक है, तो यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन आपको धमकी दे रहा है कि वो आपके अगेंस्ट कोई क्राइम करेगा जो कि आईपीसी में डिफाइन है, या फिर उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है जो कि इंडियन पीनल कोड में डिफाइन किया गया है। तो ऐसे केसेस में आपकी जो कंसेंट है वो कॉर्जन से ली जा रही है, यहां पर इतनी बात आपको बताई गई है। दूसरा, अनलॉफुल और इलीगल डिटेंशन। ठीक है, मान लीजिए आपको जो है किसी भी अनलॉफुल या इलीगल डिटेंशन में ले जाकर बिठा दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं करेगा मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। तो ऐसे केसेस में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो कंसेंट ली जा रही है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो फ्री कंसेंट नहीं। देन द थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट आप इसको सेकंड कर लो, यहां पर थर्ड पॉइंट को हम यहीं पर लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू प्रेजुडिस टू एनी पर्सन। मतलब हम थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी प्रेजुडिस एनी मतलब क्या हुआ, तीन चीजों की बात की गई। अगर कोई भी पर्सन ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगा, कोई क्राइम कमिट कर दूंगा, या उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है कंसेंट लेने के लिए, या फिर किसी पर्सन को इलीगल डिटेन करके रखा गया है, अनलॉफुल डिटेंशन करके किसी कमरे में बंद कर दिया गया है, और ये बोला गया है कि भाई जाकर के इस पेपर पर साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही तुम्हें यहां से रिहा किया जाएगा, या किसी भी उसके रिलेटिव को पकड़ लिया गया है। ठीक है, तो अननेसेसरी उसको पेन दिया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति की जो कंसेंट ली गई है वो कॉर्जन से ली गई है, मतलब सेक्शन नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर, या फिर किसी की प्रॉपर्टी के साथ भी ऐसा किया जा रहा है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ भी ऐसा किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको बता दिया गया है कि भाई प्रॉपर्टी के साथ भी जो है ऐसा करना, प्रेशर करना क्या कहलाएगा, प्रेशर करना आपका ये है कॉर्जन कहलाएगा। इसमें आपकी फ्री कंसेंट नहीं होगी। अब ये जो कॉर्जन का सेक्शन है वो आपके इंग्लिश प्रिंसिपल पर बेस्ड। इंग्लिश प्रिंसिपल, एक आपका इंग्लिश प्रिंसिपल होता है ड्यूरेस। अब ये इंग्लिश प्रिंसिपल जो है, ये ड्यूरेस का मतलब क्या है, आपका ड्यूरेस का मतलब लिख लीजिए कि किसी को अननेसेसरी प्रेशर करना, या फिर आपका यहां पर लिख लीजिए किसी को अननेसेसरी स्ट्रेस देना। ठीक है, तो इंडियन प्रोस्पेक्टिव में और इंग्लिश प्रोस्पेक्टिव में जो ड्यूरेस का मतलब है आप यहां पर लिख लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूरेस पर बेसिस, पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या बोला गया कि यहां पर जो ड्यूरेस का मतलब है इंग्लिश लॉ में उसका हमारे जो कॉर्जन का मीनिंग है इससे बहुत ज्यादा वाइड मीनिंग। मतलब हमारे यहां पर तो बता दिया गया है कि कोई भी एक्ट जो कि आईपीसी में फॉरबिडन हो, या फिर किसी भी पर्सन को इलीगली जो है डिटेन कर लिया गया है, या फिर जो है उसको अनलॉफुल कस्टडी में रखकर कोई भी कंसेंट ली जा रही है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को हार्म कराने का, या फिर जो है प्रॉपर्टी को हार्म कर दिया गया है, या फिर उसको जो है धमकी दी जा रही है तेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे वरना कॉन्ट्रैक्ट में आ। तो कॉर्जन के ये सारी चीजें आएंगी जो कि यहां पर लिखी हुई है। लेकिन मान लो कोई अदर प्रेशर की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं किसी भी अदर प्रेशर की, अदर प्रेशर में आपको देखने को मिलेगा कि ड्यूरेस इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है
प्रेशर एज वेल एज स्ट्रेस, प्रेशर एज वेल एज स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो जो कि वहां पर पनिशेबल है या फिर नहीं है, या फिर नहीं है, तब अगर कोई प्रेशर और डिस्ट्रेस है तो वहां पर जो है ये माना जाएगा इंग्लिश लॉ में कि कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंट वो फ्री कर। इंडिया में क्या है, कोर्जन में ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, अगर इन 6 पॉइंटों में आप प्रूव कर पाए, अगर इन 6 बातों को आप कोर्ट में प्रूव कर पाए, तब कोर्ट ये मानेगी कि आपकी जो कंसेंट है वो कोर्जन से। क्लियर है? इतनी बात सभी को क्लियर है? अब इसके एक्सप्लेनेशन पर आओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। वो जो आईपीसी वाली बात मैंने बताई है, इट इज इमैटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड 1860 इज और इज नॉट फोर्स इन प्लेस वेयर द कोर्जन इज एम्प्लॉयड। मतलब क्या बोला यहां पर, बोला गया सिंपल समझो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड जो लिखा हुआ है वो ऐसी जगह पर आपका, मान लो आईपीसी हमारे इस टेरिटरी में अप्लाई होता है, ये हमारा इंडिया है, यहां तक हमारा इंडियन पिनल कोड जो है अप्लाई होता है, इस एरिया में जो है अप्लाई नहीं होता, इस इंडिया में अप्लाई नहीं होता। अब पार्टी इसका बेनिफिट उठाना चाहे कि फॉरबिडन बाय लॉ लिखा हुआ है लेकिन फॉरबिडन बाय आईपीसी लिखा हुआ है, तो इतने ही पार्ट में तो क्या हो रहा है, इतने ही पार्ट में तो लागू हो रहा है। हम जो है इस पार्टी को यहां ले जाते हैं और यहां पर इसको डराकर धमकाकर क्या कर लेते हैं, कोर्जन से जो है, कोर्जन से इसकी कंसेंट को ले लेते हैं, ठीक है, कोर्जन से इसकी कंसेंट को ले लेते हैं। तो अब यहां पर मुझे ये बताइए कि क्या ये एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? ये एक्सप्लेनेशन बेटा एक सिंपल बात कहने की कोशिश कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इंडियन पिनल कोड वहां पर एप्लीकेबल हुआ है या नहीं। Got my point? इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आईपीसी वहां पर एप्लीकेबल हुआ है या नहीं, फर्क इससे पड़ने वाला है कि अगर फॉरबिडन बाय आईपीसी लिखा है तो वो आप कहीं भी जाकर करोगे, वो ये माना जाएगा कि वो इंडियन पिनल कोड ने प्रोहिबिट कर रखा है, इंडियन पिनल कोड ने प्रोहिबिट कर रखा है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सभी को? अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन जो कोर्जन के ऊपर हमेशा आपसे प्रीलिम्स में या मेंस में शॉर्ट नोट्स में जाते हैं, उनको लिख लीजिए एक एक करके और समझ लीजिए, फिर हम क्लास को वाइंड अप करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, एक इंसान धमकी दे रहा है कि मैं मर जाऊंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो, तो क्या ये कोर्जन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा? क्या ये कोर्जन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा? जल्दी से बताइए। अगर एक पर्सन है, एक पर्सन मुझसे चाहता है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम जो है, मैंने प्रपोजल भेजा था, फिर एक क्रेटा वाला, मान लो मैंने प्रपोजल भेजा, ठीक है, मान लो मुझसे एक, मैंने प्रपोजल नहीं भेजा, अजय आए मेरे पास में और अजय मुझसे बोले सर मैं तो मरने जा रहा हूं, 100 रुपए में क्रेटा दे दो। बहुत फेक प्रोमिसेस आपने किए, बहुत फेक प्रोमिसेस आपने किए। अब थ्रेट टू कमिट सुसाइड में क्या ये जो कंसेंट मैं इस बात से दे रहा हूं कि अजय जाकर अभी सुसाइड कर लेगा, तो क्या ये कोर्जन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो यहां पर थ्रेट टू कमिट सुसाइड की अगर हम बात करें तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड हमारा इंडियन पिनल कोड में आपका जो है क्या है, हमारा इंडियन पिनल कोड में आपका इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये माना जाएगा कि सेक्शन 15 में हमने ये जो कंसेंट ली है, ये जो कंसेंट ली है वो आपके कोर्जन। क्लियर? क्लियर हुई इतनी बात? देन द सेकंड पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है थ्रेट टू रजिस्टर एफआईआर। एक पर्सन है वो मुझे धमकी दे रहा है कि तेरे ऊपर अभी केस कर दूंगा, तेरे ऊपर अभी जाकर मैं पुलिस थाने में केस कर दूंगा या केस करता। तो क्या, अब मुझे यहां पर ये बताइए कि तो क्या ये आपका जो है, ये आपका जो कंसेंट ली जा रही है वो कोर्जन से ली जा रही है? नहीं। तो यहां पर 2 केसेस हैं, दोनों केसेस के अलग अलग आंसर करने होते हैं हमको। कि मान लो अगर ट्रू एफआईआर लिखाने की कोई धमकी दे रहा है, ट्रू एफआईआर लिखाने की धमकी दे रहा है, जैसे मैंने
मैं अपूर्व शर्मा, मैंने मिस्टर एक्स का सर फोड़ दिया। मैंने मिस्टर एक्स का जो है, क्रिकेट खेल रहे थे, बैट मेरे हाथ में था, इसने मुझे कर दिया आउट। मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा हर बार साला पहली बॉल पे आउट कर दे रहा है और मुझसे 50-50 बॉल फेंकवा रहा है, तब जाके आउट होता है। मैंने उसका सर फोड़ दिया। अब वो मुझसे कह रहा है मैं जाकर तेरे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। तो क्या ये कोर्जन हुआ या नहीं? तो क्या ये कोर्जन हुआ या नहीं? तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये हमें ट्रू फैक्ट्स की एफआईआर करने की धमकी दे रहा है। ट्रू फैक्ट्स की एफआईआर करने की धमकी दे रहा है, मतलब उसका राइट है, उसका राइट है कि वो हम पर लीगली एफआईआर को कर पाए। तो ऐसे केसेस में हम ये मानेंगे कि इसमें किसी भी कोर्जन का सेक्शन 15 का यूज नहीं हुआ। ठीक है, ये जो कंसेंट दी गई है, ये जो कंसेंट दी जा रही है, वो फ्री कंसेंट में आएगी, कंसेंट में आएगी। लेकिन अगर मुझे कोई झूठी धमकी दे, झूठी धमकी दे, जैसे झूठी धमकी दे और ये कहे मैं जाकर तेरे ऊपर एफआईआर कर रहा हूं, मैं जाकर तेरे ऊपर एफआईआर कर रहा हूं, वरना इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे। ठीक है, अब यहां पर समस्या क्या है? यहां पर समस्या ये है कि मैं यहां पर फिजिकली बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं या फिर कोचिंग दे रहा हूं जुडिशरी की। अब अगर ये मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करने की धमकी दे रहा है कि एफआईआर कर दे, वरना इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ एंटर हो जा कि मुझे 2 लाख रुपए हर महीने रहेगा, तो यहां पर अब समस्या क्या है? समस्या क्या है? झूठी एफआईआर की धमकी देने के बाद अगर मेरी कंसेंट ली जा रही है, झूठी एफआईआर की धमकी देने के बाद अगर मेरी कंसेंट ली जा रही है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो झूठी एफआईआर की जो धमकी है, वो आपकी आएगी सेक्शन नंबर 15 के कोर्जन में, कि यहां पर हम डराकर धमकाकर झूठी एफआईआर ले रहे हैं, डराकर धमकाकर झूठी एफआईआर करने की धमकी देकर के हम जो है कंसेंट ले। तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये कोर्जन से ली गई कंसेंट। क्लियर हुई दोनों बातें? दोनों बातें सभी को क्लियर है? दोनों बातें सभी को क्लियर है? बताइए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? थ्रेट टू स्ट्राइक। फैक्ट्री के वर्कर धमकी दे रहे हैं कि हमारे आज इस अगले महीने से 700 रुपए पर मंथ का इंक्रीमेंट कर दीजिए, वरना हम आपके खिलाफ धरने पर, स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। हमें क्या बोला गया यहां पर? आपसे बोला गया कि सिंपल भाषा में बताया गया है, एक बात समझने की, फैक्ट्री के वर्कर बोल रहे हैं या कोई भी वर्कर्स बोल रहे हैं कि हम धरने पर बैठ जाएंगे, वरना हमको क्या करिए, हम धरने पर बैठ जाएंगे, वरना हमारे 700 रुपए पर मंथ बढ़ा दीजिए। तो अगर यहां पर मालिक इस कंसेंट को दे दे, यहां पर मालिक इस कंसेंट को दे दे कि भाई चलो तुम धरने भरने पर मत बैठो, फैक्ट्री को चलने दो, काम करो, मैं 700 रुपए दे दूंगा, तो क्या ये फ्री कंसेंट है? क्या ये फ्री कंसेंट है? तो स्ट्राइक, थ्रेट टू स्ट्राइक का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको देखने को मिलेगा कि थ्रेट टू स्ट्राइक इंडियन पीनल कोड में जो है पनिशेबल नहीं, इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल नहीं है, ये बात आपको पता है। थ्रेट टू स्ट्राइक आपका इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में, इस सिचुएशन में आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर फैक्ट्री के वर्कर स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे हैं जो कि इंडियन पीनल कोड में कहीं भी पनिशेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम इसको मानेंगे कि ये कोई भी कोर्जन नहीं हो रहा है, ये कोई भी धमकी। ठीक है, ये हमारा जो है क्या, ये हमारा किसी भी तरीके का जो है क्या है, किसी भी तरीके का कोई भी धमकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये आईपीसी के द्वारा पनिशेबल नहीं, फॉरबिडन बाय आईपीसी नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कंपल्सन ऑफ लॉ। कंपल्सन ऑफ लॉ का क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सन ऑफ लॉ? कंपल्सन ऑफ लॉ को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे, ठीक है, कंपल्सन ऑफ लॉ को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे तो आपको यहां पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी
कि मान लीजिए कानून आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो आपको वो काम करना होगा, और उस काम के लिए अगर कोई अथॉरिटी, उस काम को करने के लिए कोई भी अथॉरिटी आपको कंपेल कर रही है, कंपेल कर रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सेक्शन 15 में आपके साथ कोर्जन हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, कोई भी केस चल रहा है, उसमें कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस बुलाने की जरूरत है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराने की जरूरत है, री एग्जामिनेशन की जरूरत है, या फिर उसका एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो कोर्ट इस पर्सन को कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए सम्मन्स इशू कर सकती है। और जब ये सम्मन्स भेज दिए जाएंगे तो इस पर्सन को जो भी डेट ऑफ हियरिंग होगी उस पर आकर अपनी गवाही को रिकॉर्ड कराना होगा। तो एक लॉफुल अथॉरिटी ने, जो कि हमारा कोर्ट है, एक पर्सन को लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी काम को करने के लिए कंपेल किया है, तो ऐसे केसेस में हम ये नहीं बोल सकते कि कोर्जन हुआ। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बताओ। ठीक है, तो लॉफुल अथॉरिटी या लॉ हमको कोई काम करने के लिए परमिशन दे रहा है, या करने के लिए बोल रहा है, या कंपेल कर रहा है, और हम उसको लॉ के अंडर कंपल्जन में कर रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसको कोर्जन में कराया गया। क्लियर? मूविंग अहेड, इसके आगे आइए। नेक्स्ट पॉइंट इज, 2 पॉइंट और बचते हैं। कोर्जन कम फ्रॉम थर्ड पर्सन। क्या थर्ड पर्सन से कोर्जन आ सकती है? एंड द सेकंड पॉइंट इज, ठीक है, कोर्जन मे बी डायरेक्टेड टू थर्ड पर्सन। ये क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, क्या कोर्जन थर्ड पर्सन से हो सकती है? क्या कोर्जन थर्ड पर्सन से हो सकती है? थर्ड पर्सन से कोर्जन हो सकती है? जल्दी से बताइए। The आंसर इज यस। का एग्जाम्पल समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, मैं हूं अपूर शर्मा, मैं ये चाहता हूं मेरा बेटा है मिस्टर सी, ठीक है, तो बी क्या है? जो है फिल्म प्रोड्यूसर है। मैं यहाँ पर जो है क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बी को धमकी दे रहा हूं, ठीक है, बी को, फिल्म प्रोड्यूसर को बोल रहा हूं कि बेटा मेरे बेटे को अपनी फिल्म में तू हीरो लेगा, और अगर तूने नहीं लिया तो मैं तुझे जो है क्या कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, गोली मार दूंगा। ठीक है, तो क्या थर्ड पर्सन के लिए भी कोर्जन की जा सकती है? The answer is yes। ठीक है, अब मैंने यहां पर धमकी दी किसको? प्रोड्यूसर को, फिल्म प्रोड्यूसर को, कि अगर तूने मेरे बेटे सी को हीरो नहीं लिया तो मैं तुझे गोली मार दूं। तो अगर अब यहां पर उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर कंपल्जन है, नहीं लेगा तो उसको फियर है, डर है कि गोली आके मार ही ना दे। ठीक है, तो उसको जो है यहां पर यह है, थर्ड पर्सन के लिए भी कोर्जन का इस्तेमाल किया। सेक्शन, ठीक है, ये मे बी डायरेक्टेड टू थर्ड पर्सन। क्या किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है? क्या किसी कोर्जन में किसी भी थर्ड पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है? एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूं मेरी क्रेटा गाड़ी जो कि 12 लाख रुपए की है, मैं इसको 50 लाख में बेच दूं, और अब मैं यहाँ पर जो है क्या कर रहा हूं, मैं कोर्जन कर रहा हूं, बी को धमकी दे रहा हूं, धमकी देकर ये बोल रहा हूं अगर तूने मेरी गाड़ी 50 लाख में नहीं खरीदी तो मैं तेरे सन जो है सी को गोली मार दूंगा। बताइए। ठीक है, थर्ड पर्सन को, किसी पर्सन को काम करने के लिए उसके थर्ड पर्सन को धमकी दे सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपनी क्रेटा 12 लाख की गाड़ी को 50 लाख में बेच, मैं बी से कहता हूं कि इस एग्रीमेंट पे साइन कर दे और कॉन्ट्रैक्ट में आ जा, वरना तेरे बच्चे को शाम तक गोली मार दी जाएगी। तो अगर बी यहां पर मुझे कंसेंट दे देता है तो ये कंसेंट कैसी कहलाई जाएगी? ये जो है कोर्जन से कहलाई जाएगी। नंबर 50 कोर्जन में। तो यहां पर क्या हुआ? थर्ड पर्सन, ठीक है,
थर्ड पर्सन के लिए दी जा सकती है, और थर्ड यहाँ पर क्या है, कोर्जन्स कम्स फ्रॉम दी थर्ड पर्सन से कोर्जन आ सकती है, और थर्ड पर्सन के लिए भी दी जा सकती है, थर्ड पर्सन के लिए भी दी जा सकती है। क्लियर? तो आज हमने यहां पर 3 सेक्शंस पढ़े। सेक्शन नंबर 13 कंसेंट, सेक्शन नंबर 14 प्री कंसेंट, सेक्शन नंबर 15। तीनों टॉपिक क्लियर हुए? आज के सेशन का जो पूरा कंटेंट है और पीडीएफ है वो कहां मिलता है? सेशंस के पीडीएफ और कंटेंट कहां मिलते हैं? @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर जाइए और यहां पर आपको आज की क्लास का पूरा कंटेंट जो मैंने बोर्ड पर लिखकर बताया है वो मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देखोगे, आपको लिंक मिल जाएगा किसका? मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। वहां जाकर के आप क्या कर सकते हो, वहां जाकर के आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमेशा मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास नंबर 12, मास्टर क्लास नंबर 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।